एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ एक दिन रात में आराम से सोया हुआ रहता अपने घर पर, लेकिन अचानक कुछ देखने को मिलता है दोस्तों की बेटी जो होती है वो अचानक एकदम से घबरा जाती है और पूछे कुछ समझ में नहीं आता कि किससे बताऊं क्या बताऊं। तो अचानक जाती है अपने पिताजी से और पिताजी को बताती है। होता ऐसा है कि बेटी जो होती है उसके पेट में अचानक बहुत तेज़ सा दर्द उठता है और उसके कपड़े जो होते हैं खून से लथपथ हो जाते हैं। तो बेटी परेशान हो जाती कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था किसे बताऊं, तो जाती अपने पास में थोड़ी ही दूर पर लेटे पिताजी से को बताती, तो पिताजी देखते और कहते हैं बेटी घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बेटी कहती पिताजी मैं बच तो जाऊंगी ही, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। तो पिताजी कहते बेटी मरोगी नहीं। कहती कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पिताजी कह रहे हैं कुछ नहीं बेटा, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पिताजी जो होते हैं उस लड़कियों को समझाते हैं। उसके बाद वो लड़की जो होती है कपड़े बदलती है। आखिर क्या है पूरी घटना में, क्या है कहानी। अगर आपको कहानी आज की जो कहानी है एकदम दिल को छू लेने वाली कहानी, ये कहानी जो है एक पिता और एक बेटी की कहानी है और बहुत ही दिल को छू लेने और भार जाने वाली कहानी है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर अभी आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो बस आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, जिससे आप सभी लोगों के सामने एक कहानी लेकर मैं प्रस्तुत होता हूं और आपको कुछ इससे सीखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला एकदम बुलंद रहे। चलो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो को और आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है यह एक सच्ची घटना है और ये घटना कहीं और की नहीं, ये भारत के अंदर एक राज्य है बिहार और बिहार के अंदर एक ज़िला पड़ता है बक्सर। तो आज की घटना बक्सर ज़िले की है जो कि बिहार में पड़ता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम मोती होता है और उसकी एक पत्नी होती है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद जो मोती होता है उसकी पत्नी को एक बेटी होती है। उसके फिर 1-2 साल बाद दूसरी बेटी भी मोती को हो जाती है। उसके बाद 2 बेटी हो जाने के बाद मोती की जो पत्नी होती है उसको तीसरे बच्चे के आने के इंतज़ार रहता है, तीसरा बच्चा होने वाला ही रहता है। तो जो मोती होता है वो अपनी पत्नी से कहा करता था हमेशा अक्सर कि देखना अब की हमें भगवान बेटा ज़रूर देंगे, अब की हमारे बेटा ही होगा। तो उसकी पत्नी जो कहती है कि भगवान बेटा तो ही देंगे, तुम कहते हो बेटा ही देंगे तो बेटा ही देंगे, लेकिन अब ये तो मर्जी भगवान की है कि बेटा दे या बेटी दे। तो कहता है कि तो उसकी पत्नी कहती है 2 बेटी हमारे पास हैं, बेटी दे देंगे तो क्या होगा। तो मोती कहता है जैसे हम 2 बेटी को पाल रहे हैं वैसे तीसरी भी बेटी को पालेंगे, लेकिन अगर भगवान बेटा दे देता तो ज़्यादा ही अच्छा होता। और ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन जो ऐसा आता है जहाँ पर मोती की जो पत्नी होती है उसको लड़का होने वाला होता है, उसकी मतलब डिलीवरी होने वाली होती है। वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है उसको लड़का ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि लड़का होता है लेकिन वो लड़का जो होता है वो मृत अवस्था में होता है, क्योंकि उसकी अंदर मृत्यु हो चुकी होती है। तो उसकी पत्नी का जो होता है ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद उस मृत लड़के को उसके पेट से बाहर निकाला जाता है और पेट से बाहर निकालने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वो देखती है कि उसके मृत लड़का हुआ तो बेटा था लेकिन मृत हुआ। तो ये जो सदमा होता है उसके पत्नी को काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और वो परेशान हो जाती है, कुछ डिप्रेशन में चली जाती है। और उसके जो ऑपरेशन होता है उससे उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। और वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ही भर्ती करवाया रहता है, वहाँ पर इलाज उलाज चलता रहता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि वो मोती जो होता है अपनी पत्नी के पास बैठा रहता है। तो उसकी पत्नी जो होती है वो मोती से कहती है कि आप दोनों बेटियों का ख्याल रखना अगर मैं ना रहूँ तो उसके जो पति होता है कहता है आप ऐसा मत बोलिए, आप आंखें खोलिए, या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बेटी जो है आप भी ठीक हो जाओगी, बेटी भी रहेंगी और बेटा तो दोबारा भी हो सकता है। तो जो कहती कहती उसकी पत्नी होती है वो कहती शायद मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊँगी। कहता नहीं आप ऐसे मत बोलिए। इसके बाद दोनों आपस में थोड़ी देर बात किया करते, लेकिन उसकी पत्नी की हालत जो होती है वो ज़्यादा नाजुक हो जाती है और जो पत्नी होती है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जैसे वो पत्नी इस दुनिया को छोड़ती है मोती एकदम दहाड़े मार मार कर चीख पुकार के रोने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि किसी की पत्नी जो होती है उसे इतना प्रिय होती है कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और वहाँ से फिर हॉस्पिटल से अपनी पत्नी के शव को लेकर अपने गांव पहुँचता है। वहाँ पर अपने जानने पहचानने और रिश्तेदारों के सबके शामिल होने के बाद अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद फिर वो अपनी दोनों
बेटियों को लेकर के घर चला आता है। जब घर आता है तो उसकी जो बड़ी वाली बेटी होता है उसका नाम होता है गुड़िया। गुड्डी नाम होता है, जो कि 5 साल की होती है, और उसकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम निकिता होता है, जो कि 2 साल की होती है। और उसे घर लेकर चले आता है। फिर उसके बाद जो गांव वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तो जो मोती होता है वो कहता है मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी इन्हीं 2 बेटियों को पालूँगा, पोसूँगा, इन्हीं को बड़ा करूँगा और इन्हीं के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा। नहीं तो अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो इनकी जो सौतेली माँ आएगी, वो सौतेली माँ सौतेली होती है, क्योंकि वो हमारी इन 2 बेटियों को परेशानी देगी। और मेरी जो पत्नी थी उन्होंने कहा था कि तुम बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना, तो इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं इन्हीं बेटियों के साथ रहूँगा, इन्हीं को खुश रखूँगा और इन्हीं को पाल पोस के बड़ा करूँगा। इसकी जो बड़ी बेटी होती है, जो गुड्डी होती है, वो थोड़ा समझदार होती, तो वो अपने पिताजी से पूछा करती थी, पिताजी मम्मी कहाँ चली गई, मुझे मम्मी के पास ले चलो। कभी कभी रोने लगती थी तो पिता उसे समझाता था और बता भी नहीं सकता था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं। वो कहता था कि अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, वापस आ जाएगी, नानी के यहाँ गए, इस इधर उधर के बहाने बना देता था। और क्योंकि वो अंदर से बहुत परेशान हो जाता था, दुखी हो जाता था, लेकिन बेटी के सामने रो भी नहीं सकता था। तो धीरे धीरे जो वो होता मोती, वो अपने गांव में ही यहाँ पर 2-4 जानवर रख लेता है, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी थी। तो गरीब, पहले से ही आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, और आर्थिक स्थिति तबीयत ख़राब होने के बाद फिर बिगड़ जाती है, तो वो काफ़ी गरीब हो जाते हैं। तो गांव में ही अपने जानवर पाल लेते हैं और वहीं पर अपना रहने लगते हैं, उन्हीं को खिलाते पिलाते उन्हीं से अपना गुजर बसर किया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह समय चलता रहता है, और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो गुड्डी होती है वो 14 साल की हो जाती है, और उसकी जो छोटी बेटी निकिता होती है वो 11 साल की हो जाती है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि गुड्डी और निकिता जो होती है एक खटिया पे आराम से पलंग पे लेटी हुई होती हैं। उसके बगल में ही थोड़ी दूर पर एक खर जो का होता पलंग होता है वो पड़ा होता है, जिस पर उसके पिता मोती जी लेटे होते हैं। सब आराम से रात में सोया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा गुड्डी जो होती है उसके पेट में अचानक दर्द उठता है। जब पेट में दर्द उठता है तो गुड्डी थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो उठती है और पानी गर्म करती, पानी गर्म करके पी के सो जाती है। और उसके बाद जब पानी थोड़ी, उसके बाद उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता और दर्द और तेज़ बढ़ जाता है, पेट का दर्द, और उसे अचानक ब्लड आ जाता है। जब उसे अचानक ब्लड आ जाता है तो ये सब देखकर एकदम हैरान हो जाती, परेशान हो जाती। तो वो सोचती मैं अब रात में किससे बताऊँ, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो पास में लेटी हुई अपने पिताजी से वो ही जगा देती है, क्योंकि वो बचपन से पिता ही उसे पाले रहते हैं, जो भी कुछ दिक्कत होती है हमेशा पिता से ही बताया करती थी। तो इस परेशानी को अपने पिता को बताती है तुरंत। उसके पिताजी जो होते हैं वो देखते हैं, तो वो भी कहते हैं बेटी परेशान मत हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके पिताजी जो होते हैं वो अंदर, घर के अंदर जाते हैं और वहाँ से दूसरे कपड़े लाते हैं और कहते हैं ये लो बेटी जाओ अंदर कपड़े बदल लो और आप आराम से लेट जाओ। तो उसके बाद वो बेटी होती है जो जाती है अंदर, जाके कपड़े बदलती है और कपड़े बदल के आती है बाहर, लेट जाती है और अपने पिता से कहती है पिताजी मेरे पेट में अभी भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अपनी बेटी को पानी गर्म करके देते हैं, कहते हैं इसे पानी पी लो, और उसको अपने गोद में उसका सर रखते हैं और उसे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते उस तरह की उसे थप्पियाँ देने लगते हैं, और कहते हैं बेटी तुम सो जाओ, जो कुछ होगा सब ठीक हो जाएगा, अभी सब सुबह तक सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बेटी होती कहती पिताजी मैं बच तो जाऊंगी, खद मरूंगी तो नहीं। कहते नहीं बेटी ऐसी कोई बात नहीं, ये बस ऐसे ही होता रहता है, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बेटी को काफ़ी देर तक थप्पियाँ देने के बाद बेटी जो होती है वो सो जाती है। जब बेटी सो जाती है तो मोती जो होते हैं वो अपनी बेटी को दूसरा चद्दर उद्दर उड़ा के वो भी लेट जाते, वो भी सो जाते। जब सुबह होती है तो बेटी थोड़ा लेट तक सोया करती है, क्योंकि उसे दर्द होता है। तो जब वो उठती है उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि पिताजी जो होते हैं रात वाले सारे कपड़े धुल देते हैं, और जो चद्दर खराब हो चुका था उसे भी धुल के फैला देते हैं और खाना बना रहे होते हैं। तो ये सब देख के बेटी उठ के जाती, कहती नहीं पिताजी लाओ हम खाना बनाते हैं। तो कहते नहीं बेटी आज तुम्हें आराम करना चाहिए, आज का सारा काम मैं कर लूँगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, आज आपको कोई काम नहीं करना होता है, नहीं करना है। उसके बाद जो गुड्डी होती है वो कहने लगती नहीं पिताजी जब दीदी हैं तो दीदी के सामने आप, मतलब जो गुड्डी हैं गुड्डी के सामने आप कैसे खाना बनाओगे। तो कहे नहीं तुम्हें कुछ पता नहीं, उसका तबीयत ख़राब है और उसे आज आराम करने दो। तो गुड्डी गुड्डी जो होती है, निकिता जो होती है वो गुड्डी के सर पर हाथ लगाती, कहती कहाँ दीदी को तो बुखार तो नहीं है। तो कहते तुम्हें क्या मतलब,
बुखार हो तभी तबीयत ख़राब होती है, उसकी तबीयत ख़राब है, तुम्हें खाने से मतलब या बहस करने से। तो गुड्डी की जो छोटी बहन निकिता होती है वो शांत हो जाती है और कहती ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर वो दोनों बैठ के आराम किया करते हैं। उनके पिताजी खाना बनाते, खाना बना के खाना परोस देते हैं। खाना परोसने के बाद फिर देते हैं, दोनों बेटी और अपना तीनों लोग खाना खाते। खाना खाने के बाद फिर उनके पिताजी जो मोती होते हैं वो कहते हैं बेटी तुम लोग घर पर रहो, अपना ध्यान रखना, मैं अभी 3-4 घंटे बाद वापस लौट कर आऊँगा। और वो अपनी साइकिल उठाते और चले जाते हैं। वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर उनके एक रिश्तेदार होते हैं जो कि गुड्डी होती है उसकी मौसी होती है। उनके घर जाते हैं और उनके मौसी घर जाके पूरी बात बताते हैं कि इस तरह की बात है। तो कहते हैं कि उनकी मौसी कि आप चल के बेटी को थोड़ा समझा दीजिए, उसे किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना है। क्योंकि उसकी माँ तो है नहीं, उसकी माँ की आज बहुत ज़्यादा खल रहा कि उसकी माँ अगर होती तो वो आज अपनी बेटी को सब कुछ बता देती, मुझे यह सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी मौसी जो होती है वो तुरंत तैयार हो जाती, कहती चलो ठीक है मैं ही समझा दूँगी, अब माँ नहीं है तो बताना तो ही पड़ेगा, बेटी को समझाना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी मौसी इसके घर आ जाती है। जब मौसी घर आती है उसके बाद मौसी गुड्डी के पास जाती है। फिर गुड्डी को मौसी सारी बात समझाती है कि ये तुम्हें किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना है, ये जो होता है ये पीरियड से हैं और ये तुम्हें हर महीने अब आएँगे, अब आपको किस तरह सावधान रहना है और कैसे रहना है, तो सब कुछ समझा देती है। समझाने के बाद उसकी मौसी जो होती है दूसरे दिन अपने वहाँ अपने घर चली जाती है। गुड्डी और उसके पिताजी रहते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती और जो गुड्डी भी जो होती है वो सब कुछ समझ चुकी होती है। वो जब दूसरी बार पीरियड आते तो हमेशा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करती, मैनेज कर लिया करती है और अपने पिताजी को बता दिया करती थी। तो पिताजी घर का काम कर लिया करते, तो उसकी मौसी जो होती है वो उसकी छोटी बहन निकिता से कहती तू भी कुछ काम वाम करवा लिया ना। तो उसकी निकिता भी काम वाम करवा लिया करती है क्योंकि वो भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी, 11-12 साल की हो जाती है। तो इस तरह चला करता है। फिर लगभग 5 से 7 साल बीत जाते हैं। जो गुड्डी होती है वो 20 साल की हो जाती है, निकिता भी 16-17 साल तक की हो जाती है। तो ये सब देखने के बाद लड़की क्योंकि जवान हो जाए और उसके घर पर पिता को चिंता ना हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसके पिता सोचते रहते हैं कि अब इन बेटियों की शादी करना है। तभी दूसरे गांव के कुछ मनचले लड़के जो होते हैं उसके घर के आसपास मंडराने लगते हैं और उसकी बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करने लगते हैं। तो गुड्डी जो होती है वो बड़ी लड़की जो 20 साल की होती है वो तो काफ़ी समझदार होती है, तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, इन सब लड़कों के बहकावे में नहीं आती। लेकिन निकिता जो होती है, निकिता वो एक लड़के के गांव के बगल में जो होता है उसके प्रेम जाल में फंस जाती है और उससे इधर-उधर वो भी बहक जाती है। और उसके बाद जो गुड्डी होती है उसे एक दिन गुड्डी देख लेती है निकिता को। उसके बाद निकिता को देखने के बाद गुड्डी उस लड़के मिलती है, उसके बाद उसे बुलाती है और निकिता को सारी बात बताती है, समझाती है कि बहन ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे पिताजी की बहुत सारी बदनामी होगी। तो निकिता जो होती है वो कहती देखिए दीदी हमारी ज़िंदगी हमें जीना है, आप हमें मत समझाइए। तो गुड्डी जो होती है निकिता से कहती पिताजी हमारे और तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किए तुम्हें शायद पता नहीं है। तो निकिता कहती है कि संघर्ष वो अपने मतलब के लिए, हम भी लोग तो पिताजी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, घर का काम करते हैं, सब कुछ तो करते हैं। उसके बाद जो गुड्डी होती है कहती नहीं निकिता केवल खाना बनाना, खिलाना और घर का काम करना ही संघर्ष नहीं, पिताजी हमारे तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए हैं। उसके बाद वो गुड्डी जो होती है वो निकिता को समझाती है, अपने पीरियड वाली बात सारी बताती है कि यहाँ पर पिताजी हमारा साथ दिए और तुमको जब कोई दिक्कत आई तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन थी, मुझे सब कुछ पता था, तो मैंने सब कुछ संभाल लिया, तो तुम्हें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और ना ही तुम्हें उतना ज़्यादा समझ में आया। पिताजी हमारे तुम्हारे लिए जितना कुछ किए हैं वो बहुत कुछ कर दिए हैं, हम तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा मत करिए लड़कों के साथ। लेकिन निकिता जो होती है वो माना नहीं करती है, वो ऐसा ही किया करती है। तो एक दूसरे दिन उसके बाद फिर गुड्डी के पिताजी जब शाम को आते हैं तो देखते हैं गुड्डी काफ़ी परेशान होती है, उससे पूछते तो कहते नहीं पिताजी ऐसी कोई कुछ बात नहीं है, आप निकिता की शादी करा दीजिए। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटी शादी तो कराऊंगा लेकिन पहले तुम्हारी कराऊंगा। तो कहते हैं अगर पिताजी आप हमारी पहले शादी करा दोगे तो फिर तुम्हारा यहाँ ख्याल कौन रखेगा, आप पहले निकिता की ही शादी करा दीजिए। मतलब पिताजी से कुछ बताते नहीं, केवल निकिता की शादी कराने के लिए कहा करती थी। उसके बाद वो लड़का जो होता है दूसरे तीसरे दिन बाद फिर निकिता घर के आसपास घूमने आ जाता है, जब उसके पिताजी चले जाते हैं बाहर कुछ काम से। तो उसके बाद जो गुड्डी होती है निकिता से कहती है अच्छा तुम इस लड़के से प्यार करती हो तो इसी को बुलाओ, तुम्हारी शादी मैं पिताजी से कह के इस लड़के से ही करवा दूँगी। तो निकिता भी थोड़ा खुश हो जाती है और उस लड़के को बुलाती है। दोनों उनको अपने घर पर बुलाते हैं और आते हैं। उसके बाद निकिता जो गुड्डी होती है उस लड़के से कहता है कि आप देखिए ऐसा मत करिए कि डेली घर घर के चक्कर लगाए रहते हैं, अगर आप इनसे
प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप इनसे शादी कर लीजिए, आप दोनों की शादी मैं करवा दूँगी। तो लड़का जो होता है वो सीधा साफ मना कर देता, कहता मुझे इनसे शादी वादी नहीं करनी है। तो निकिता जो होती है वो कहती तुम्हें क्यों शादी नहीं करनी है, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। वो कहता मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मैं प्यार करता हूँ लेकिन शादी वादी मैं तुमसे नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो गुड्डी जो होती है वो कहती है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो देखो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं अपने पिताजी को बता दूँगी और सब कुछ बहुत ख़राब हो सकता है। तो जो लड़का होता है वो कहता तेरे पिता मेरा कर ही क्या लेंगे, अगर तू कुछ कहेगी तो इसमें बदनामी तेरी ही होगी, मेरी कोई बदनामी नहीं होगी क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो इतना सुन के गुड्डी जो होती है वो एकदम बौखला जाती है और उस लड़के को मारने पीटने लगती है। और गुड्डी के साथ निकिता भी ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि उसका प्रेमी इस तरह की बात करेगा, वो भी उसे मारने पीटने लगती है। लेकिन काफ़ी मारपीट करने के बाद वो लड़का जो होता है वहाँ से भाग जाता है। और जब वहाँ से भाग जाता है तो उसके बाद ये दोनों अपने आपस में घर पे बैठे रहते हैं। उसके बाद वो कहती है कि जो निकिता होती है वो कहती है दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि इस पहले मतलब दिखावटी प्यार करता है और इसका असली चेहरा क्या है। और उसके बाद वो कहती ठीक बहन कोई बात नहीं, तुझे समझ में आ गया, बस इतना ही बहुत बड़ी है क्योंकि तू अभी बहुत सही समय पर सुधर गई है और तुझे समझ भी आ गया कि ये लड़के जो होते हैं केवल दिखावटी प्यार करते हैं, बाकी अगर शादी करने के लिए कहते तो तुरंत मना कर देते हैं। उसके बाद उसके पिताजी जो आते हैं तो गुड्डी जो होती है पिताजी से कहती है पिताजी आप निकिता की शादी करा दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं शादी तो मैं कराऊंगा लेकिन निकिता की नहीं, पहले तुम्हारी शादी कराऊंगा। तो वो कहते हैं नहीं पिताजी मेरी नहीं, पहले मेरी शादी करा दोगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, आप पहले निकिता की शादी करवा दीजिए। तो उसके पिताजी जो होते हैं उसके पहले निकिता की शादी करवा देते हैं और एक अच्छा लड़का देख के निकिता की शादी हो जाती है। उसके बाद फिर एक आध साल का समय बीत जाता है, उसके बाद गुड्डी की खातिर भी लड़का देखते हैं और गुड्डी की भी शादी करवा देते हैं। गुड्डी की जो शादी होती है वो आलोक नाम के लड़के से हो जाती है। उसके बाद जो निकिता होती है जब उसकी विदाई हुआ करती है गुड्डी की, तो वो जो होती है एकदम बहुत ज़्यादा रोया करती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके उसी बचपन से उसके पिताजी उसे पाले थे, तो पिताजी को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं करता था, लेकिन अब शादी है तो ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है लेकिन होश में आने के बाद फिर उसकी विदाई होती है और वो ससुराल चली जाती है। लेकिन जब ससुराल जाती है तो ससुराल में थोड़ा गुमसुम सा रहने लगती है और उसका जो पति होता है आलोक वो उसे पूछता है कि तुम इतना गुमसुम सा और इतना उदास क्यों रहती। तो निकिता जो गुड्डी होती है वो अभी सारी बात अपने पति आलोक को बताते हैं। आलोक कहते हैं ठीक है पिताजी तुम्हारे लोगों की बहुत देखभाल की और बहुत अच्छे से परवरिश की हैं, तो तुम अपने पिताजी को यहीं पर बुला लो, उनको यहीं पर अपने साथ ही रखा जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गुड्डी होती है वो अपने पिताजी को अपने ससुराल अपने घर बुला लेती है और वहीं पर रहने लगती हैं। उसके बाद उनका पूरा परिवार जो होता है एकदम हंसी खुशी से रहने लगता है और गुड्डी जो होती है और उसका पति आलोक जो होता है और गुड्डी के जो पिता मोती होते हैं वो और सब लोग एक साथ रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब एकदम हंसी खुशी से रह रहे हैं। अब गुड्डी को तो एक बेटा भी हो चुका है और लगभग 4 साल का समय बीत चुका है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं और सब एकदम अच्छे से रह रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा बस मेन एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग को जागरूक करना, आप सभी लोग को सचेत करना, ना कि इस कहानी सुनाने में मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि आप सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे या आपको कुछ गलत लगे। बस मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी लोग जागरूक हों, सचेत हों और समाज में क्या चल रहा है इसके प्रति जानकार हों। ये समाज है यहाँ पर बहुत बुरे और बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं। तो इसमें आप सभी लोग अगर लड़कियां हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे बस मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी से भी प्यार करती हैं तो उसका पीछे का चेहरा आप ज़रूर देखिए कि वो दिखावटी आपसे प्यार तो नहीं कर रहा, उसका असली चेहरा क्या है, इसके बारे में आप विशेष गौर रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।